तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर दिया था। जी सर, इंटरफेरेंस तक कर लिया था। ठीक है बेटा, तो आज हम बात करते हैं पार्ट डिफरेंस की। इसको ज़रा और से समझिएगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको इंटरफेरेंस तक पढ़ा दिया था। ठीक है, तो इंटरफेरेंस में हमने क्या पढ़ा था? सिंपली इंटरफेरेंस दो तरह का होता है। एक तो कंस्ट्रक्टिव होता है, कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? या तो क्रस्ट पे क्रस्ट आ जाए, या फिर और ट्रफ पर ट्रफ आ जाए। दोनों सूरतों में वेव क्या हो जाएगी? एनहेंस हो जाएगी, एडअप हो जाएगी। और डिस्ट्रक्टिव में क्या था? कि अगर क्रस्ट पर कौन आ जाए, ट्रफ आ जाए, तो उनका रिजल्ट क्या मिलता है? नो, राइट, कैंसिल हो जाए। कैंसिल है। ठीक है, क्रस्ट पे ट्रफ आ जाए, या फिर दूसरे तौर में यूँ करने के आप ट्रफ के ऊपर अगर क्रस्ट आ जाए, क्रस्ट पे ट्रफ या ट्रफ पर क्रस्ट, यहाँ क्रस्ट टू क्रस्ट या ट्रफ टू ट्रफ, तो ये होता है। तो ये बात हमने बेटा लास्ट क्लास में पढ़ ली। अब आज इनकी बात करेंगे पार्ट डिफरेंस, क्योंकि पार्ट डिफरेंस क्या होते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। ठीक है, इसको ज़रा और से समझिए कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम इसकी जनरल स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करेंगे कि हमें एक जनरल इक्वेशन मिल जाए कि भाई ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही? जी सर। अच्छा, तो बेटा ये मैंने एक बाउंड्री बना दी, ये मेरी फर्स्ट वेव है। ये है फर्स्ट वेव, क्रस्ट और ट्रफ। ठीक है, ये हमारी जनरल वेव है, जनरल रेफरेंस वेव। रेफरेंस वेव, मैं हर वेव को इससे कंपेयर करा। अब जैसे समंदर में काफ़ी सारी लहरें आ रही हैं, हम सबको इससे कंपेयर कराएंगे। अच्छा जी, इसकी लेंथ कितनी है बेटा? लैम्डा। अब समंदर में एक लहर और बनी। बात रहे अब ये, मैं लाइट वेव की बात करूँ लेकिन रिजेंबल करा रहा हूँ वाटर वेव से। ये एक और वेव बनी। जब ये वेव इसके साथ इंटरफेयर करेगी तो क्रस्ट पे क्रस्ट आ रहा है, ट्रफ पे ट्रफ आ रहा है, फर्स्ट वेव। तो बेटा इसका ये भी जो लेंथ है कितनी है? लैम्डा। तो अगर मैं बात करूँ कि इन दोनों में लेंथ का फ़र्क कितना है, इन दोनों में लेंथ का फ़र्क यानी कि डेल्टा लैम्डा कितना है, तो आप कहेंगे सर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 कर दीजिए। लैम्डा 2 भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, तो कितना डिफरेंस आ गया? 0। ये कहलाता है पार्ट डिफरेंस, इनके रास्ते का फ़र्क। इन दोनों की लेंथ में कितना फ़र्क है? ये भी लेंथ लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, तो बेटा इनकी लेंथ में फ़र्क कितना हुआ? 0। क्लियर है बात? जी सर। ठीक है, अब एक और लहर बनी पानी में।
1 2। अब आपने देखना क्या है कि इसको भूल जाए आप। अब ये वाली लहर इस वाली लहर से जब सुपर इम्पोज होगी, मिक्सडअप होगी, तो कैसे होगी? क्रस्ट पे क्रस्ट आ रहा है, ट्रफ पे ट्रफ आ रहा है, तो इन दोनों के दरमियान इंटरफेरेंस कैसा होगा? कंस्ट्रक्टिव होगी। ये भी कंस्ट्रक्टिव होगा बिल्कुल। लेकिन अब इनके रास्ते का फ़र्क कितना है बेटा? इसका जो लेंथ है वो कितनी है? इसकी लेंथ है 2 लैम्डा और इसकी लेंथ कितनी है? लैम्डा। लैम्डा। तो इनकी जो फ़र्क आएगा रास्ते का, जिसको हम डेल्टा लैम्डा कहते हैं, वो लैम्डा के बराबर हो। बिल्कुल लैम्डा के बराबर होना, सही कह रही है। तो डेल्टा लैम्डा बराबर आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस लैम्डा इज इक्वल माइनस टू लैम्डा। 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 बड़े में से छोटे को माइनस कर। क्लियर है बात यहाँ तक? अब जी एक और सर। पानी में लहर बनी, मान लीजिए कि एक और लहर आ रही है, 1 2 3, 3 वेव्स हैं इसमें। ये जब इसके साथ इंटरफेरेंस करेगी तो कैसा करेगी? कंस्ट्रक्टिव। इसकी लेंथ कितनी है बेटा? 3 लैम्डा। तो इसके साथ जो इसका पाथ डिफरेंस आएगा, पाथ डिफरेंस डेल्टा लैम्डा, वो कितना आ जाएगा? 3 लैम्डा माइनस लैम्डा, तो क्या आ जाएगा? 2 लैम्डा। लास्ट बता रहा हूँ, एक और वेव बनी, 1 2 3 4। ये दोनों वेव्स बनी आपस में जब इंटरफेयर करेंगी, ये सेकंड वेव है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो बेटा इनका, इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 4 लैम्डा। तो भी इन दोनों में इंटरफेरेंस कैसा होगा? कंस्ट्रक्टिव। तो इनका डेल्टा लैम्डा कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 लैम्डा माइनस लैम्डा इज इक्वल 3 टू 3 लैम्डा। लैम्डा। अब ये जो रिजल्ट आ रहा है ना, ये 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, ये हमें एक सीक्वेंस प्रोवाइड करता है। इसने हमें एक इशारा दे दिया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पार्ट डिफरेंस चलेगा वो क्या होगा? या तो 0 होगा, या लैम्डा होगा, या 2 लैम्डा होगा, या 3 लैम्डा होगा, या 4 लैम्डा होगा, 5 लैम्डा, इंटीग्रल मल्टीपल चलता जाएगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पार्ट डिफरेंस की सीक्वेंस आई सीरीज, पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा सो ऑन। ये बात क्लियर हो गई बेटा? जी सर। इसे कॉपी कर लीजिए, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिल पाएगा। हो गया सर। ठीक है जी। तो बेटा अब मैं इसकी इक्वेशन बना रहा हूँ। इसकी इक्वेशन क्या बनती है पार्ट डिफरेंस की? वो बनती है ये कि हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखें। तो इसके लिए इक्वेशन की फॉर्म ये बनाई गई कि हम ये लिख देंगे, पार्ट डिफरेंस को हम डेल्टा एस भी कहते हैं। डेल्टा एस या फिर पाथ डिफरेंस जो है वो यहाँ किसके बराबर है? इज इक्वल टू एम लैम्डा। और नीचे लिख दिया कि वेयर एम एक नंबर है जिसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4। ठीक है। इस चीज़ को हम कहते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। इसको हम क्या कहते हैं? इंटीग्रल मल्टीपल। यानी एक चीज़ लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जा रही है, और कैसे हो रही है? 0 से लेके 1 2 3 4। ठीक है जी। तो ये इसकी पूरी कहानी है कंस्ट्रक्टिव के पार्ट डिफरेंस की। हर टॉपिक में हम सिर्फ और सिर्फ पार्ट डिफरेंस मालूम करेंगे। अगर कंस्ट्रक्टिव हो रहा होगा तो उसको एम लैम्डा के बराबर रख देंगे, और अगर डिस्ट्रक्टिव होगा तो उसको एम प्लस हाफ लैम्डा के बराबर रख देंगे। क्लियर है? अब मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे आ रहा हूँ बेटा। सही जी है? सर। अच्छा जी।
तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैं डायग्राम बना के थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं वैसे। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बेटा क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको पता है कैसे होगा कि क्रस्ट पे ट्रफ आना चाहिए, ये रहा ट्रफ और ये रहा क्रस्ट। अब एक वेव पहुंच रही है यहाँ पर, हाँ बेटा, तो इन दोनों वेव के दरमियान कौन सा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि ट्रफ पर कौन आ रहा है, क्रस्ट आ रहा है, ऐसा ही है। तो बेटा मुझे ट्रफ से ट्रफ तक का फासला देखना होगा, ट्रफ से कहाँ तक का फासला देखूंगा, ट्रफ तक। तो मुझे बताइए कि इन दोनों के फासलों में कितना फ़र्क है, लैम्डा बाय 2। यहाँ डेल्टा लैम्डा कितना आ गया, लैम्डा बाय 2। एक और वेव देख लीजिए, 1 2, अब कितना फ़र्क आ रहा है, क्रस्ट तक पहुंचने के लिए 1 2 3, कितने लैम्डा बाय 2 हो गए, 3 लैम्डा बाय 2। ट्रफ तक पहुंचने के लिए कितने फ़र्क आ रहा है बेटा, 3 lambda by 2। सही है, यहाँ तक आए, 1 2 3, यहाँ तक पहुँचना है ट्रफ तक। तो कितना हो गए, 1 2 3 4 5, कितना फ़र्क आ रहा है, 5 लैम्डा बाय 2। 5 lambda by 2। एक और देख लेते हैं, अगला आएगा 7, 1 2 3 4, तो यहाँ तक पहुँचना है, कितना फ़र्क है, 1 2 3 4 5 6 7, तो डेल्टा लैम्डा कितना आ रहा है, 7 लैम्डा बाय 2। क्लियर है, इसको बहुत ज़्यादा तफसील से नहीं बताया जा सकता, असल में विजुलाइज करा के मैंने थोड़ा सा रफ करके बता दिया आपको। क्लियर हो गया बात। तो बेटा यहाँ पे जो सीक्वेंस आ रही है वो कैसी आ रही है, लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन, यानी 1 3 5। ये क्या है, 1 3 5 क्या है बेटा, ये ऑड नंबर है ना, तो यानी यहाँ पर पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, या तो लैम्डा बाय 2 होगा, या 3 लैम्डा बाय 2 हो रास्ते का फर्क, या 5 लैम्डा बाय 2 हो एंड सो ऑन। तो इसकी जब हम इक्वेशन बनाएंगे कि डेल्टा एस या पार्ट डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, m प्लस हाफ लैम्डा। और m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, वेयर m इज इक्वल टू, हमने पहले भी कहा 0 1 2 3 4 सो ऑन। तो बेटा m की वैल्यू जब मैं 0 रखूँगा, देखें m की वैल्यू को मैं 0 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस मेरा 0 प्लस 1/2 लैम्डा, तो क्या आ गया, लैम्डा बाय 2 आ गया, पहला पार्ट डिफरेंस आ गया। जी सर। और अगर 2 रखता हूँ तो 3 लैम्डा बाय 2 आना चाहिए, देखें आएगा। अगर मैं 1 रखता हूँ m की जगह 1 प्लस 1/2 लैम्डा, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 1/2 3/2 लैम्डा हो जाएगा।
क्लियर हो गई बात? तो ये हमारे पास पार्ट डिफरेंस की इक्वेशन कहलाती हैं। अब मैं इन इक्वेशंस को डायरेक्ट यूज़ करूँगा। अब आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हो गया कॉपी? जी सर, 1 मिनट बस। हाँ कर लें। आज लैब नहीं है क्लास में? नहीं सर, पता नहीं। जी सर, हो गया। ठीक है बेटा, तो अब हम आ रहे हैं यंग डबल स्लिट पे। यंग डबल स्लिट, यंग नामी साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था डबल स्लिट्स की मदद से, और इस एक्सपेरिमेंट को यंग डबल स्लिट कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने जो है पहला इंटरफेरेंस फिनोमेना ऑफ लाइट जो है वो ऑब्ज़र्व किया था। Wave optics. ठीक है, देखें यंग स्लिट्स इस तरह की होती हैं। Young's double slit experiment. In the year 1801, scientist Thomas Young discovered the interference of two light waves experimentally. In his experiment, he used an opaque material X with a pinhole S in it. A monochromatic light, like a sodium vapor lamp, is allowed to pass through this pinhole as shown. इन्होंने बेटा एक डिस्क यूज़ की थी, इसमें पिन होल हुआ था। ठीक है, फिर यहाँ से लाइट इससे पास, ये लाइट बहरहाल वाइट नहीं थी, येलो लाइट थी। ठीक है, ये वाइट लाइट दिखाने हैं The आप। light waves passing through S are then passed through another opaque material with two pinholes, S1 and S2. तो लाइट को पहले एक पिन होल से पास किया गया, उसके बाद उस लाइट को दो पिन होल से पास कराया गया। तो हुआ क्या कि इसके जो वेव फ्रंट्स हैं वो दो में टूट गए, यानी कि इंटरफेरेंस के लिए आपको कम से कम दो वेव फ्रंट्स चाहिए होते जो कि आपस में इंटरफेयर कर पाएँ, और फेस कोहेरेंस नहीं मिल पाता। इसलिए हमने क्या किया, एक ही लाइट को दो सोर्सेज में तोड़ा। S1 S2 में कैसे तोड़ा हमने कि इसी लाइट को दो पिन होल से गुजारा। तो अब इनकी वेव आगे जाके स्प्लिट होकर आपस में इंटरफेयर करेंगे। Spherical देखें। waves emerge. तो यहाँ पे जो वेव्स आगे निकली वो टूट के निकली। अब ये टूट के निकल रही हैं, तो फिर इनमें क्या होगा, आपस में इंटरफेरेंस हुआ। कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। उसी के हिसाब से एक स्क्रीन पर हमें पैटर्न नज़र आता है। Emerging from the two pinholes S1 and S2 form a spherical interference pattern of varying intensity on the screen MN. This may be repeated by using slits instead of pinholes. Alternate bright and dark. और इस तरह के फिर बेटा लाइट के जो है वो ब्राइट और डार्क बैंड्स बनते हैं, यानी कि कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव होता है, कहीं पे कंस्ट्रक्टिव होता है, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव होता है। इस तरह के बैंड्स बनना शुरू Bands होते हैं। are formed on the screen MN. These bands are equidistant and of equal thickness. इनका डिस्टेंस सब थिकनेस सब बराबर होती है। Here, the dotted line represents troughs and thick lines represent crests. ठीक है, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ वाइट बोर्ड पे। कुछ समझ आया थोड़ा सा? जी सर, आया समझ। हाँ, ज़रा और अच्छा समझ में आएगा। देखिए बेटा, यंग डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था, तो मैं इसके कई मॉडल्स आपको दिखाऊंगा कई तरीक़ों से। देखिए, ये हमारे पास एक स्लिट है,
कोई भी थिन शीट आपने ली, उसमें बहुत ही माइन्यूट सी आपने ओपनिंग कर दी, इसको हम कहेंगे स्लिट। इसको हम क्या कहेंगे? स्लिट। जैसे आपकी बायो लैब में होती है ना, जिस पे स्लाइड्स बनाते हैं आप, उस पर अगर एक बिल्कुल ब्लेड से बारीक लाइन डाल दें तो स्लिट का काम करेगी, बारीक सी ओपनिंग कर देगी। तो लाइट जब इसमें से निकलेगी तो वो फैलेगी। जैसे हम आवाज़ देते हैं तो बेटा हम आवाज़ के लिए अपने मुंह पे हाथ रखते हैं, हाथ रख के आवाज़ देने से क्या होता है, इस तरह से हाथ रखते हैं, आवाज़ फैल के जाती है। अगर कोई दूर बंदा खड़ा हुआ है तो मैं ऐसे चीखूँगा तो मेरी आवाज़ नहीं जा पाएगी, अगर मैं यूँ करके चीखूँगा ना तो मेरी आवाज़ फैलती है। इस मैकेनिज़्म को हम कहते हैं डायफ्रैक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। तो यहाँ पे इन्होंने पहले सिंगल स्लिट यूज़ की, उसके बाद इन्होंने यूज़ की डबल स्लिट। इस स्लिट्स में से जब वेव फ्रंट्स आगे निकले, यहाँ पे लाइट सोर्स लगाई, ये वेव फ्रंट्स आ रहे हैं यहाँ से, तो जब इससे आगे निकले तो ये थोड़ा सा डायफ्रैक्ट हो गए। डायफ्रैक्ट नहीं होते हैं, फैलते हैं। तो ये वेव फ्रंट्स जब इनमें से निकले, दो में से, तो यहाँ पे टूट जाते हैं। कैसे टूटते हैं अब इसको मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, बल्कि यूँ देखते हैं तो आज नज़र आएगा। तो ये बेटा पानी की लहर आ रही है मिसाल के तौर पर, एक स्लेट ये रखी हुई थी हमारे पास, और यहाँ पे फिर डबल स्लेट रखी हुई है। तो यहाँ से जब ये गुजरेंगे तो ये फैलेंगे, इस तरह से फैलेंगे। फैल के जब इधर आएंगी तो यहाँ से क्या होगा कि कुछ इधर टूट जाएंगी, यानी कि ये एक और सोर्स बन जाएगा इनका वेव का, और कुछ इधर आ जाएंगी, 1 2। अभी देख रही है जिनमें इंटरफेरेंस हो रहा है, ये इंटरफेरेंस हो रहा है कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये मिक्सडअप कर रहे हैं। अब ये मिक्सडअप कैसे कर रहे होंगे? कहीं पे क्रस्ट आ रहा होगा, कहीं पे क्रस्ट पे ट्रफ आ रहा होगा। तो अगर ये है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। या कहीं पर ट्रफ पे ट्रफ आ रहा होगा और कहीं पर ट्रफ के ऊपर क्रस्ट आ रहा होगा, तो भी क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्लियर हुई बात? अब इस मैकेनिज़्म को मैंने अभी आपको बताया वेव फ्रंट से, अब मैं इसको बताऊंगा वेव्स की शक्ल में, और वेव्स की शक्ल में ही हमें इसको पढ़ना है। ठीक है बेटा? तो इनके जो एक्सपेरिमेंट की जो अरेंजमेंट थी वो क्या थी? वो इस तरह से थी कि इन्होंने सबसे पहले एक पॉइंट सोर्स रखी हुई थी, फिर इन्होंने लगाई थी सिंगल स्लिट, ये मान लीजिए स्लिट है, ठीक है जी। इसके बाद इन्होंने लगाए डबल स्लिट, तो यहाँ से क्या हुआ? वेव फ्रंट्स पहले, अभी यहाँ पे क्या हुआ? दोबारा इधर से आए, 1 2 3 4। इसी के साथ साथ इसमें बेटा वो भी चल रहा होगा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो ये जो मैंने मान लीजिए जो ब्लैक से बना है क्रस्ट है, ये आ गया ट्रफ, ठीक है जी। सेम मैकेनिज्म यहाँ पे भी हुआ होगा इस वाली लाइट से, कि यहाँ से वेव फ्रंट्स टूटे होंगे इस तरह से। अब इनमें भी क्या आया होगा? ये ब्लू आ गई लाइट। तो जो वेव मैं बना रहा हूँ बेटा, इस वेव में, यानी कि जो वेव है इसमें 2 पॉइंट बना रहा हूँ वेव फ्रंट में। ये पॉइंट है, एक ये है पॉइंट, फिर ये है पॉइंट, फिर ये है पॉइंट, इसमें फिर ये भी है ब्लू। तो ये ब्लू जो है
ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्रस्ट को, ये कर रहा है ट्रफ को, ये क्रस्ट को, ये ट्रफ को, ये क्रस्ट को, ये ट्रफ को। समझ में आ रही बात? तो ये इनमें इंटरफेरेंस हो रहा है। तो देखिए यहाँ ब्लैक पे ब्लैक आ गया, कंस्ट्रक्टिव हो गया। यहाँ ब्लैक पे ब्लू आ गया, डिस्ट्रक्टिव हो गया। यहाँ ब्लैक पे ब्लैक आया, कंस्ट्रक्टिव हो गया। ब्लैक पे ब्लैक आया, कंस्ट्रक्टिव हो गया। ब्लैक पे ब्लू आया, डिस्ट्रक्टिव हो गया। तो इस तरह से इनमें इंटरफेरेंस हो रहा है और फिर आगे स्क्रीन पर जाके इनका एक पैटर्न बनेगा। तो अब मैं इस वेव को इस शक्ल में नहीं बनाऊंगा, बल्कि वेव की शक्ल में बना के दिखाऊंगा। वेव फ्रंट हटा रहा हूँ मैं। तो यहाँ मैंने वेव फ्रंट्स हटा दिए। क्लियर है कोई बात यहाँ तक की प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है जी, अब मैं बना रहा हूँ वेव फ्रंट दिखाऊँ, क्योंकि हम ये पूरा मैकेनिज्म तो नहीं दिखाएंगे, हम बस ये दिखाएंगे यहाँ पे वेव पहुँच रही है। 3 तरह से बनाया था इसको, वेव फ्रंट से, वेव से और रे से। फाइनल मॉडल हमारा रे से होगा। ठीक है जी। तो मैंने आपको वेव फ्रंट भी बता दिया, वेव भी बता देता हूँ चलें। और ये हमारे लगा हुआ है स्क्रीन, ये लगा हुआ है स्क्रीन, ये है स्लिट्स, ये है स्लिट और ये है सोर्स। तो बेटा होगा क्या कि यहाँ से वेव फ्रंट निकलेंगे, यहाँ पर आएंगे स्क्रीन के ऊपर और डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बनाएंगे। यानी मान लीजिए ये सेंटर है, तो मान लीजिए बेटा एक वेव यहाँ से निकली, यहाँ पे पहुँची, क्रस्ट आया। एक वेव यहाँ से निकली, जब इसके पास पहुँची तो क्या आ गया, क्रस्ट। तो इनमें कैसे इंटरफेरेंस हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव। ये एक पॉसिबिलिटी थी। अब इस पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक का क्रस्ट पहुँचा और दूसरे का क्या पहुँचा, ट्रफ। तो कौन सा इंटरफेरेंस हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई? जी सर। ठीक है जी। तो डिफरेंट डिफरेंट बेटा चीज़ें बनेंगी, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। तो इस तरह का पैटर्न बनता जाएगा। अब मैं यहाँ पर रे मॉडल बना रहा हूँ, मैंने वेव मॉडल भी दिखा दिया। तो हम यहाँ पर एक, लेकिन एक बात यहाँ फिक्स्ड है कि सेंटर पर आपको हमेशा ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। ब्राइट को मैं रेड से बनाऊंगा, यानी यहाँ पे आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, ब्राइट ब्राइट। ये एन की वैल्यू है। और इस पॉइंट पे आपको डार्क मिलेगा, डार्क डार्क। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। मैंने एक पॉइंट पी ले लिया। इस पॉइंट पी पर हम कैलकुलेशन करेंगे कि एक वेव यहाँ पहुँची और एक वेव इससे पहुँची। ये S1 है स्लिट, ये S2 है स्लिट। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये D है। इसको हम D को हम कहते हैं स्लिट सेपरेशन। दो स्लिट्स के दरमियान का फासला। इस फासले को बेटा एल कहते हैं कि जितनी दूर आपने स्क्रीन लगाया ना, ये फासला एल है। स्क्रीन का मतलब कोई भी पर्दा, वाइट पर्दा, दीवार भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये हमारी रे 1 है और ये हमारी रे 2 है। और सेंटर से अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये आर है और ये एंगल कितना है, थीटा है। यहाँ तक बात क्लियर हुई?
जी सर। और ये पॉइंट P जहाँ पर मैं इंटरफेरेंस देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ कौन सा इंटरफेरेंस होगा, ये है हमारे पास फ्रिंज पोजीशन Y, पोजीशन ऑफ फ्रिंज। फ्रिंज का मतलब पैटर्न होता है, कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो इसमें कोई मसला बेटा, इनके एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या था, सोर्स थी आपके पास, सोर्स मतलब लाइट जिसमें से वेव निकल रही है। फिर इन्होंने सिंगल स्लिट लगाई, उसको डायफ्रैक्ट कराया। फिर इन्होंने सिंगल सोर्स को डबल सोर्स में स्प्लिट करने के लिए डबल स्लिट लगाई, स्लिट्स। तो इन दोनों वेव ने आपस में जाकर इंटरफेरेंस किया, जिसमें फेस कोहेरेंस मिला, वरना फेस कोहेरेंस नहीं मिल पाता। अगर यहाँ पे एक बल्ब लगाते, यहाँ पे एक बल्ब लगाते, इंटरफेरेंस नहीं हो पाता सही। एक ही लाइट को दो में तोड़कर करने का तरीकाकार ये था, इसका वजह ये थी। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। ठीक है, जब जैसे इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं। तो अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल्स ऑन अ स्लिट एस। सबसे पहले क्या हुआ, एक स्लिट एस पर बेटा लाइट फॉल हुई। व्हेन इट पासिस थ्रू अ स्लिट डायफ्रैक्ट, यहाँ से डायफ्रैक्ट हो गई, फिर रीच हुई डबल स्लिट S1 S2 के ऊपर। फिर ये S1 S2 के ऊपर लाइट गई। द डिस्टेंस बिटवीन या सेपरेशन बिटवीन स्लिट D के बराबर है। यहाँ से लाइट अगेन डायफ्रैक्ट हुई, डायफ्रैक्ट मत भी लिखे, मसला नहीं है। एंड सो दैट दे प्रोड्यूस कोहेरेंस। स्लिट S1 S2 से पास होने से क्या हुआ कि वो आपस में कोहेरेंट हो गए। एंड दे प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंज ऑन पैटर्न ऑन अ स्क्रीन। तो बेटा ये हमारे पास रे 1 है, ये रे 2 है, ये डिस्टेंस L है। ये जो है हमारे पास क्या है, डिस्टेंस सेपरेशन स्लिट है। ये जो है पोजीशन ऑफ mth फ्रिंज है। यहाँ पे कोई भी फ्रिंज हो सकता है, 10वां, 12वां, 50वां, कोई भी हो सकता है। और आपको इस तरह के बेड नज़र आएंगे, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। ठीक है। अब मैंने आपसे बताया था कि इस पूरे चैप्टर में हम एक चीज़ तलाश करेंगे, पार्ट डिफरेंस। ये रहा वो पार्ट डिफरेंस। अब मैं अब पार्ट डिफरेंस निकालूंगा कि इन दो रेस के दरमियान रास्ते का फ़र्क क्या है, वो निकालेंगे। फिर एक रख देंगे कि मान लीजिए पॉइंट P का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो इसके बराबर है, अगर पॉइंट P पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो वो इसके बराबर है। बस इतनी सी कहानी है इसमें। क्लियर है बात? जी सर। ठीक है, इसको पढ़ लिया कि प्लेन वेव फ्रंट्स आए पहले लाइट के, सोडियम लाइट से अलाउ। फिर जैसे ही हमने इसको इससे पास किया तो क्या हो गया, सर्कुलर वेव फ्रंट हो गए। फिर इनको हमने दो स्प्लिट सोर्स में इमिट किया, स्फेरिकल वेव फ्रंट में। फिर ये आपस में इंटरफेयर हुआ, इंटरफेरेंस पैटर्न बना दिया। बहुत ज़्यादा लैंग्वेज मत लिखिएगा, ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी कम कर देगा। हाँ, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट, कंसीडर रे 1 रे 2 कमिंग आउट फ्रॉम सोर्स स्लिट S1 एंड S2 रिस्पेक्टिवली। फिर कहाँ मीट हो गई, पॉइंट P पे मीट हो गई। और इनके दरमियान पार्ट डिफरेंस कितना ही है। फिर पार्ट डिफरेंस को एक मरतबा हम कंस्ट्रक्टिव में रख देंगे, एक मरतबा हम डिस्ट्रक्टिव में रख देंगे, बस काम ख़त्म हमारा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो बेटा मैं यहाँ पे पार्ट डिफरेंस निकाल रहा हूँ। पार्ट डिफरेंस यहाँ पर आएगा d sin थीटा। इसको ज़रा और से देखिए बेटा, ये रे 1 और रे 2 में जो रास्ते का फ़र्क है, अब मुझे वो निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इस रे का परपेंडिकुलर इधर गिरा दूँगा। यानी कि बेटा यहाँ देखें, ये रे 1 जा रही है, ये रे 2 जा रही है, यहाँ पे मिलेगी। तो आपको मैं बेटा कहूँ कौन सी रे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, आप कैसे बताएंगे? रे 1 छोटी लग रही है तो आप रे 1 का कहेंगे सर मैं इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे गिरा देती हूँ, प्रोजेक्शन। तो ये जो रास्ता आएगा, ये डिस्टेंस जो आएगा, ये कहलाएगा इनका डेल्टा S, यानी कि पाथ डिफरेंस। क्लियर हुई बात? अब इस पॉइंट को हमने S1 माना हुआ है, इस पॉइंट को हमने S2 माना हुआ है। ये डिस्टेंस किसके बराबर है, D के बराबर है। तो ये ट्राइंगल देख लीजिएगा, ये बन रहा है ट्राइंगल। तो अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा ये भी एंगल कितना आएगा, थीटा आएगा। वही वाली बात कि दो लाइंस के दरमियान बनने वाला एंगल
अगर ये दो लाइनें हैं, इनके दरमियान बनने वाला एंगल, इन पर मौजूद नॉर्मल्स के दरमियान बनने वाले एंगल आपस में क्या होंगे बेटा? सेम होते हैं, पहले ही बता चुका हूँ। तो ये एंगल कितना आ गया? थीटा। ये वाली जगह किसके बराबर है? डी के बराबर है। और ये चीज़ फाइंड करनी है। थीटा के सामने क्या आता है? परपेंडिकुलर आता है। तो ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर। 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, और ये बन गई बेस। तो हमें हाइपोटेन्यूस पता है, परपेंडिकुलर बताने क्या लगाएंगे? साइन थीटा लगाया, साइन थीटा बराबर आ गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर किसके बराबर है? परपेंडिकुलर पार्ट डिफरेंस है डेल्टा एस, हाइपोटेन्यूस डी के बराबर है। डेल्टा एस किसके बराबर आ गया? डी साइन थीटा। ये बात याद रहेगी। तो ये सर ये जगह, फिर से बता दें, ये फिर से बता दें। ये जगह किसके बराबर आई है? कहाँ से बताऊँ? सर ये जो आपने ट्राइंगल से बताया जी। हाँ देखें बेटा, राइट ट्राइंगल बन रहा है ना ये 90 है। 90 के सामने कौन होता है? हाइपोटेन्यूस होता है। थीटा के सामने कौन होता है? परपेंडिकुलर होता है। और ये हो गई बेस। तो बेस से तो हमें काम ही नहीं है, हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। और ये किसके बराबर है? डी के बराबर है। तो मैं क्या लगाऊं? जिसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस आ रहा हूँ, साइन थीटा लगा दिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर पार्ट डिफरेंस के बराबर है, जो कि मालूम करना है। हाइपोटेन्यूस डी के बराबर है। ठीक है सर, तो ठीक है। डी साइन थीटा किसके बराबर हो गया? पार्ट डिफरेंस के बराबर। तो पार्ट डिफरेंस कितना आ गया बेटा हमारा? डायरेक्ट लिखा है मैंने, देखिए मैंने पूरा कैलकुलेट नहीं किया है, आप भी डायरेक्ट लिखिएगा। पार्ट डिफरेंस कितना आ गया? डी साइन थीटा। बस बात ख़त्म। फिर क्या करेंगे? फिर हम कहेंगे कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हो रहा है पॉइंट पी पर, तो इक्वेशन बन जाएगी डी साइन थीटा एन लैम्डा के बराबर। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है पॉइंट पी पर, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? डी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? एम प्लस हाफ लैम्डा। ये तो याद है ना कि एम लैम्डा क्या है और एम प्लस हाफ लैम्डा क्या है? जी सर। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? जी। ये एक सॉल्व करके दिखाऊं या समझ में आ गई बात? इतनी पोर्शन की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, ये तो आगे समझ। ठीक है बेटा, यहाँ तक तो हमने कर लिया, लेकिन हमें डायग्राम में इसको, सवाल को जो है y और l की शक्ल में लेके आना है, और हम ला किस शक्ल में रहे हैं? d की शक्ल में। तो बस अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे y को लेके आ जाएंगे। तो इसके लिए हम एक एंगल अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे कि मैंने आपको बताया था, ये भी याद होगा आपको। जी सर, कि वो छोटा होता तो हाँ हाँ बिल्कुल इक्वल होता। एंगल अप्रॉक्सीमेशन मैंने बताई थी। यानी बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन जो आ गई है वो आ गई है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या बन गई इक्वेशन? डी साइन थीटा बराबर हो गया एम लैम्डा के, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या बन गई इक्वेशन? डी साइन थीटा बराबर हो गया एम प्लस हाफ लैम्डा के। क्लियर है? लेकिन हम इसको y की फॉर्म में लाना चाह रहे हैं। तो बेटा हमारा जो ट्राइंगल है ये, ठीक है जी, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये जगह y के बराबर है, ये जगह l के बराबर है। ठीक है, ये बनाया ट्राइंगल। एस ओ पी, एस ओ पी, ये कौन सा ट्राइंगल बनाया मैंने? ट्राइंगल एस ओ पी। ये एंगल थीटा है, सही है। तो यहाँ से अगर ये थीटा बहुत स्मॉल हो, तो आपको पता है कि अब यहाँ में क्या क्या पता है हमें? यहाँ पर पता है परपेंडिकुलर और बेस पता है। क्या पता है? तो परपेंडिकुलर और बेस बेटा किस रेशो में आते हैं? टेंजेंट थीटा में आते हैं। तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर हो जाएगा? y अपॉन l।
लेकिन यहाँ क्या है, साइन थीटा। तो हम यहाँ पे स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे, सिंस इफ थीटा इज स्मॉल। तो वहाँ पे ये बात पहले ही मैंने बताई थी कि साइन थीटा और टेंजेंट थीटा आपस में क्या हो जाते हैं बेटा, सेम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो साइन थीटा किसके बराबर हो गया, टेंजेंट थीटा के। और टेंजेंट थीटा किसके बराबर है, y अपॉन एल के। पुट इन दिस एंड पुट इन दिस। ये बात क्लियर हो गई। आयशा, जी सर। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, बस साइन थीटा की जगह y अपॉन एल लिख दें तो बन जाएगा डी y अपॉन एल एम लैम्डा। तो y कितना आ जाएगा, एम लैम्डा लैम्डा और एल एल अपॉन डी। वाई। ये आई है ब्राइट की, किसकी आई है, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। और सर आपने वाई दोबारा क्यों लगाया? वाई को अलग कर लिया ना, हमें वाई निकालना था। नहीं, वहाँ नीचे। कहाँ पे, अच्छा सॉरी। ये क्या हो जाएगी, डी वाई अपॉन एल एम प्लस हाफ लैम्डा। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये y इज इक्वल टू एम प्लस 1 अपॉन हाफ लैम्डा एल डी अपॉन डी। एल अपॉन डी। ये आ गई डार्क की। और m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 1 2 3। यहाँ प्लस माइनस भी लगाते हैं हम। प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, यानी कि m की वैल्यू प्लस 0 के बाद प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। तो प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि हम ये कहते हैं कि अगर इससे ऊपर जाएंगे आप तो प्लस वैल्यूज़ हैं, इससे नीचे आएंगे तो नेगेटिव वैल्यू। तो से ऊपर जाएंगे तो m की वैल्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4। क्लियर हो गया बेटा बात? जी सर। यहाँ पे आपका ये सवाल ख़त्म हो जाता है। इसके बाद ये बैंड स्पेसिंग निकालने को कहते हैं बेटा। बैंड स्पेसिंग आप ये निकालिएगा कि डेल्टा y जो है y सेकंड माइनस y1 निकाल देगा बस। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है मैंने। इनकी ये शो मत करिएगा भाई, ये स्टेप शो नहीं करिएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा भाई। बस यहाँ तक काफ़ी है। बैंड स्पेसिंग निकालने के लिए आप क्या करेंगी, इसमें एक मरतबा क्या रखेंगी, m की वैल्यू 0 रख देंगी, उसको माइनस कर देंगी किससे, m की वैल्यू 1 में से। मतलब m की वैल्यू 2 रख के और m की वैल्यू 1 रख के उनको माइनस कर देंगे तो बैंड स्पेसिंग आ जाएगी आपको। जी सर, ठीक है। तो ये हमारा यंग डबल स्लिट ख़त्म हो गया। और बैंड स्पेसिंग बस एक से दिखा दिएगा, ब्राइट से काफ़ी है। बैंड स्पेसिंग क्या होती है, इनकी थिकनेस, जो बैंड बन रहे हैं ना, तो इनकी थिकनेस ब्राइट के लिए और डार्क के लिए सेम रहती है। क्लियर है? ठीक है सर। जी सर। सर बस ये इतना ही है यंग स्लिट बस इतना ही है, सबसे बड़ा यही था। अब तो बहुत आसान है। ये देखते हैं माइकलसन, ये तो बहुत ही आसान है। ये बेटा माइकलसन इंटरफेरोमीटर थोड़ा कम आता है, लेकिन फिर भी ये टॉपिक अच्छा है। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर की हमारे पास, पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाया था।
फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ आ गया बेटा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कोई मसला तो नहीं है इसमें? patterns and a bright नहीं सर समझ आ गया। इसको बेटा आज सॉल्व कर लीजिएगा वरना डेरिवेशन में मसला होगा। ठीक है, अभी ठीक सुकून है से सर। तामुल से बैठ के ना सॉल्व कर लीजिएगा सारे पॉइंट्स। this type of bright bands. This to reach point. देखें ये सेंटर पे जो हमेशा पहुंचते हैं वेव फ्रंट्स, वो क्रस्ट पे क्रस्ट पहुंचता है या ट्रफ पे ट्रफ पहुंचता है, क्योंकि पाथ डिफरेंस ज़ीरो है। दोनों वेव जो यहाँ से यहाँ तक आएंगी उनका रास्ते का फ़र्क क्या होगा? ज़ीरो। और रास्ते का फ़र्क ज़ीरो सिर्फ कंस्ट्रक्टिव में होता है। ये रीज़न आता है एग्जाम में कि वाई सेंटर बैंड इज़ ब्राइट। तो ये आई थिंक सर फिर से बताइएगा ये वाली बात, फिर से बताइएगा। ये बेटा रीज़न आता है कि यंग डबल स्लिट में सेंटर ओ पर हमेशा ब्राइट क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पर अगर दो रेस पहुँचती हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको, सर लेकिन उनका पार्ट डिफरेंस जीरो कैसे है? देखें ना बेटा दोनों सेम पहुँच रही हैं ना, ये इनका मिड पॉइंट है, सेंटर है। अच्छा जैसे सही है तो मेरे दो मतलब हाथ हैं, मेरे दो हाथ अगर यूँ पहुँच रहे हैं, मान लीजिए ये स्लिट है, ठीक है, दो मेरे हाथ स्लिट हैं, सेंटर में मेरे हाथ पहुँच रहे हैं, तो फ़र्क कितना है मेरे हाथों में? ठीक है जीरो है। इधर फ़र्क हो गया, इधर फ़र्क हो गया, इधर फर्क हो गया। लेकिन यहाँ पर पार्ट डिफरेंस कितना है? जीरो, क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे मीट यानी यूँ देखें, ये एक स्लिट है, ये मेरा हाथ हो गया, ये एक स्लिट है, मेरा हाथ हो गया, लेकिन सेंटर पे जब ये पहुँचेंगे तो मेरे हाथों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सेम जीरो। तो ये रीज़न होता है कि वाई यंग डबल स्लिट में सेंटर पे पॉइंट हमेशा ब्राइट क्यों बनता है। ये देखिए मैंने बताया था, सेंटर ब्राइट बनेगा हमेशा, क्योंकि सेंटर पे जो पहुंचने वाली लाइन होगी ये और ये, इनका पार्ट डिफरेंस डेल्टा एस कितना होगा? ज़ीरो। और डेल्टा एस ज़ीरो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। क्लियर है बेटा? मैं रब कर रहा हूँ, काफ़ी खिचड़ी बन गई इसमें। जी सर क्लियर है। तो दोबारा रिव्यू तो नहीं कराना? रिव्यू कराना बता दें मुझे। नहीं सर आगे से एक मतलब लॉन्ग का क्वेश्चन है ना? हाँ ये लॉन्ग में बेटा, ये सारे के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और सर आपने जो कल सारे थ्योरीज करवाई थी वो सिर्फ एमसीक्यूज के लिए? वो सिर्फ एमसीक्यू, उसकी कोई नहीं सिग्निफिकेंस। तो बेटा यंग डबल स्लिट में सबसे पहले हमने क्या किया था? हमने डायग्राम बनाई थी। दोबारा मैं इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। हमने डायग्राम बनाई थी पॉइंट बी पर, ठीक है, और ये एंगल थीटा था हमारा। फिर पार्ट डिफरेंस निकाला था जो कि डी साइन थीटा के बराबर आ गया था, ये डिस्टेंस डी था। फिर हमने जो है पार्ट डिफरेंस निकाला, डी साइन थीटा बराबर किसके आ गया था हमारे पास? पार्ट डिफरेंस। फिर हमने इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे अप्लाई किया और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे अप्लाई किया, तो ये क्वेश्चन बन गई हमारे पास डी साइन थीटा एम लैम्डा, और ये बन गई थी हमारे पास डी साइन थीटा हाफ लैम्डा। फिर हमने यहाँ पे एंगल की अप्रॉक्सीमेशन लगाई, क्योंकि हमें आंसर चाहिए था इसमें वाई में और वाई एल फाइंड करना, असल में हमें वाई फाइंड करना है सवाल, और एल की शक्ल में। तो हमने अप्रॉक्सीमेशन लगाई जिससे हमें टेंजेंट थीटा वाई अपॉन एल के बराबर आया, जिसको हमने साइन थीटा के बराबर माना और यहाँ रिप्लेस कर दिया और वाई की वैल्यू निकाली। ठीक है जी? ठीक है सर। ठीक है, तो बेटा ये वाई वाला काम आप पहले भी कर सकती हैं। जैसे आपने पार्ट डिफरेंस निकाला, फिर आपने वाई वाला काम कर लिया, ताकि जैसे ही आप इसमें डी साइन थीटा में रखेंगी तो वो साइन थीटा को डायरेक्ट आप किस में कन्वर्ट कर देंगी? टेंजेंट में, और वाई अपॉन एल आ जाएगा। वाई अपॉन एल आ जाएगा, सही है। ये आपके ऊपर है, ये रिलैक्सेशन दिया हुआ है आपको कि आप इसको कैसे करना चाहें, बढ़ा के करना चाहेंगे या थोड़ा सा कंप्रेस करना। अच्छा जी, अब आते हैं यंग डबल माइकलसन इंटरफेरोमीटर। इसकी इतनी प्यारी प्रेजेंटेशन पड़ी है मेरे पास, तो ढूंढनी पड़ेगी, देखता हूँ अगर मिल जाती। हाँ ये देखो,
देखें बेटा, ये होता है हमारा माइकल्स इंटरफेरोमीटर। नज़र आ रहा है? इसमें देखें हमारे पास ये लगा हुआ है लेंस, और इसके साथ साथ इमरान उन्होंने बनाया था ये लगा हुआ है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इससे हम जो है एक मिरर को मूव कर सकते हैं। ठीक है, और ये इसकी पूरी सेटअप है। ये लाइट सोर्स है, ये एक वो लगा हुआ होता है ग्लास स्लैब 45 डिग्री पर, ये एक और ग्लास स्लैब लगा हुआ है 45 डिग्री पर, और ये 2 मिरर लगे हुए हैं। ये मिरर M1 है और ये मिरर M2। ठीक है, अब मैं इसको ज़रा आपको उस पर दिखाता हूँ। ये देखो, माइकल्स इंटरफेरोमीटर का सेटअप बेटा हमारे पास इस तरह से होता है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट बेटा यहाँ से बीम निकलती है। हम उसको लेंस रख कर जो है, ये लेंस के मैंने फोकस पे रखा होता है इसको, तो ये रेस पैरेलल हो जाती है। ठीक है, ये सिंगल ये बीम लेज़र लाइट यहाँ से आई, इसको हम एक इंसिडेंट कराते हैं एक बीम स्प्लिटर को। ये ग्लास स्लैब है, ग्लास पीस होता है समझ, और इस पर सेमी सिल्वर कोटिंग की गई होती है। ठीक है जी, इसके साथ साथ यहाँ पे एक होता है बीम स्प्लिटर। इसे, ये तो खैर बीम स्प्लिटर है, और ये कहते हैं कंपनसेटिंग प्लेट। कंपनसेटिंग प्लेट। इसके बाद यहाँ पे एक मिरर लगाया जाता है, मिरर, और एक मिरर बेटा यहाँ लगाया जाता है। ये वाला मिरर मूवेबल होता है, और ये वाला मिरर फिक्स्ड होता है। और यहाँ पे लगाते हैं हम टेलीस्कोप, जहाँ पे आपको इंटरफेरेंस पैटर्न बनता हुआ नज़र आता है। हम यहाँ से देख रहे होते हैं, ये हमारी आई होती है। ठीक है, माइक्रोस्कोप के लिए, टेलीस्कोप के लिए। ये सेटअप को समझ में आया? क्या है हमारे पास एक बीम स्प्लिटर है, 45 डिग्री पर रखा हुआ है। ये करता क्या है, ये बीम को स्प्लिट कर देता है। जब इस पर लाइट पड़ती है ना, लेज़र लाइट, तो वो लाइट 2 हिस्सों में टूट जाती है। कुछ लाइट रे आगे चली जाती है और कुछ लाइट रे यहाँ से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चली जाती है। यानी कि लाइट रे आई, एंटर हुई, ये लाइट रे आगे चली गई, इसको हमने रे 1 कह दिया, और कुछ इससे रिफ्लेक्ट होके ऊपर चली गई, इसको हमने रे 2 कह दिया। फिर ये लाइट रे आगे जा गई, इधर से रिफ्लेक्ट होके आती है, ये रिफ्लेक्ट होके आई, दोबारा इधर आई, दोबारा इधर आई, ऊपर भी जाती है, और फिर यहाँ पे जब ये 2 लाइट रेज हो गई तो इनमें आपस में क्या होता है बेटा, इंटरफेरेंस पैटर्न होता है, क्रस्ट पे क्रस्ट या क्रस्ट पे ट्रफ, और हमें कुछ पैटर्न बनता हुआ नज़र आता है, बड़ा ही डिफरेंट सा सर्कुलर फॉर्म। अब ज़रा प्रेजेंटेशन देखिए, ये डायग्राम नज़र आ रही है आपको? ये डायग्राम मैंने बनाई है कि लाइट रे पहले आई, इस बीम स्प्लिटर ने क्या किया, लाइट को तोड़ दिया, 1 आगे चली गई, लाइट एक हिस्सा आगे चला गया, लाइट का दूसरा हिस्सा कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। ठीक है जी, तो फिर ये आगे हमने कंपनसेटिंग प्लेट लगाई है। इसका कंपनसेट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ों को क्या करे, बैलेंस करे, इसका नाम ही यहाँ पर ये सही है।
फिर ये लाइट रे बेटा से कंपनसेटिंग प्लेट में से गई, फिर ये इधर आई, फिर रिफ्लेक्ट हुई, फिर वापस आई, फिर ये नीचे आ गई और हमें नज़र आने लगी। सिमिलरली जो लाइट रे ऊपर गई है वो भी क्या हुआ, वो ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर इस स्प्लिटर से निकली और नीचे आ गई। तो हमने एक लाइट बीम को दो लाइट रेज में तोड़कर हमने क्या करा दिया, इंटरफेरेंस करा दी। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बीम स्प्लिटर कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर। सर तो यानी देखिए अब इस पर तब ये जो लाइट आई उस पे टेलीस्कोप तो फिर क्या हुआ मतलब? तो फिर इंटरफेरेंस पैटर्न बना बस। और कंस्ट्रक्टिव की बात हम करेंगे अब। सिर्फ ये यंग डबल स्लिट में जो है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की बात होती है, वरना हर टॉपिक में सिर्फ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात होती है। ठीक। ठीक है जी। तो ये बेटा इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि फ़ना फ़ना इस ईयर में उन्होंने बनाया, जिसको हम इंटरफेरेंस पैटर्न भी बनता है इससे। ठीक है जी। इसमें एक लाइट सोर्स है, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक। प्लेन मिरर दो हैं जो कि हाईली पॉलिश्ड हैं, एक फिक्स्ड है और एक मूवेबल है। कोई मुश्किल बात इसमें? ठीक है। एक बीम स्प्लिटर है जो कि 45 डिग्री पर रखा हुआ है, जो कि लाइट रे को एक लाइट से दो लाइट रे में तोड़ेगा। एक कंपनसेटिंग प्लेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये क्यों लगा है? ये मैं एंड में बताऊंगा। फिर एक टेलीस्कोप लगाया हुआ है जिससे हम ऑब्जर्व करेंगे पैटर्न। ठीक है जी। फिर ये इसकी वर्किंग है बेटा कि लाइट रे आई, पार्शियली सिल्वर बीम स्प्लिटर पे पड़ी और एक लाइट रे से दो लाइट रे में टूट गई। कुछ हॉरिजॉन्टल चली गई, कुछ वर्टिकल चली गई। जो रे वन आगे गई वो कंपनसेटिंग प्लेट पे गई, फिर आगे फिक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होके आई और नीचे टेलीस्कोप पर आ गई। ठीक है बेटा। फिर आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम मिरर M1 एंड M2 दे बोथ रे कंबाइंड एंड प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न। और ये कंपनसेटिंग प्लेट का रीज़न लिखा हुआ है कि कंपनसेटिंग प्लेट हमने क्यों लगाई है, उसका रीज़न ये है। ये मैं एंड में एक्सप्लेन करूँगा। और फिर हम लिख देते हैं कि इक्वेशन फॉर दी वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ निकालना चाहें हम तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, बस पार्ट डिफरेंस निकालना होगा। पार्ट डिफरेंस अभी मैं बताता हूँ आपको। और पार्ट डिफरेंस m लैम्डा के बराबर आ जाएगा। बस ये सवाल आपका यहाँ पे ख़त्म हो। इतना सा टॉपिक है। सर ये नोट्स भेज देगा आज? हाँ मैं भेज देता हूँ। अब इसकी तरह वो देख लीजिए कि मैकेनिज़्म हुआ कैसे। ये देखिए मैंने पूरी डायग्राम बनाई है इसकी। मोनोक्रोमेटिक लाइट, बीम स्प्लिटर, कंपनसेटिंग प्लेट, फिक्स मिरर, मूवेबल मिरर। देखिए इसने लाइट को तोड़ा, कुछ लाइट रे ऊपर चली गई, कुछ लाइट रे आगे चली गई। समझ में आई बात? जी सर। फिर ये लाइट रिफ्लेक्ट होके आई, ऊपर वाली रे रिफ्लेक्ट होके नीचे आ गई। सही। जब रिफ्लेक्ट होके M2 मतलब M2 मिरर से जो है वो रिफ्लेक्ट होके आई तो ये वापस M1 पे भी गई। बिल्कुल ओवरलैप आती है बेटा, मैंने बताने के लिए इसको अलग अलग करके दिखाया है, वरना ये ओवरलैप चल रही होती है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है। और नीचे आ गई, हमें यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न इस तरह का नज़र आता है। देखिए सेंटर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, और फिर ये सर्कुलर फ्रिंजेस नज़र आ रहे हैं। तो हम यहाँ एक काम करते हैं, हमें यहाँ पे जो हमने स्फेरोमीटर लगाया हुआ है, यानी ये मिरर मूवेबल है, तो इसका कुछ काम है। इस मिरर को बेटा अगर मैं मूव करता हूँ तो ये फ्रिंज शिफ्ट होते हैं। देखना ये जो आप, ये पहला सेंटर ब्राइट है, उसके बाद ये नज़र आ रहा है आपको। तो अगर मैं इस मिरर को मूव करूँगा तो ये फ्रिंजेस शिफ्ट होंगे, यानी पहला वाला फ्रिंज सेंटर में आ जाएगा, दूसरा वाला फ्रिंज पहला बन जाएगा। ये फ्रिंजेस क्या होते हैं, शिफ्ट होते हैं। मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। माइकलसन इंटरफेरोमीटर।
ये देखो, The transmitted beam T travels to mirror M1 and it is reflected back to BS. 50% of the returning beam is then deflected by 90 degree at the beam splitter and is made to strike the screen E. The reflected beam R travels ये to mirror देखें लेज़र M2 लाइट से करते हैं और लेज़र लाइट किस तरह के where पॉइंट it is बन रहे हैं। reflected. Again, 50% of the beam passes straight through the beam splitter and reaches the screen. It can be seen clearly from the figure that the light ray starting from the source S and undergoing reflection at the mirror ये मैंने मास्टर्स में किया था एक्सपेरिमेंट। M2 passes through the beam splitter 3 times. But the ray reflected at M1 travels through so that the beam is reflected. ठीक है, दूसरा वो दिखाता हूँ आपको कि फ्रिंजेस शिफ्ट कैसे होते हैं। ये देखो, ये देखें ये पैटर्न बन रहा है, देखना नज़र आ रहा है आपको। और ये फ्रिंजेस अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? जैसे यहाँ से बेटा ये क्या जा रहे हैं, ये स्फेरोमीटर यानी कि मूवेबल मिरर को मूव कर रहे हैं। ईच टाइम पैटर्न रिटर्न टू द आइडेंटिकल पोजीशन हैज़ मिरर मूव 1/2 वेवलेंथ। तो अब मैं यहाँ पे यही करूँगा, देखें इनका हाथ नज़र आएगा आपको। जैसे ही देखिए इसको मूव करेंगे ना डिस्टेंस को, फ्रिंजेस क्या हो रहे हैं यहाँ पर, शिफ्ट हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे फ्रिंज को शिफ्ट करेंगे कैसे कि एक कंस्ट्रक्टिव से दूसरा कंस्ट्रक्टिव आ जाए सेंटर। उसके लिए हम जो डिस्टेंस यहाँ मूव करेंगे उसको हम डी कहेंगे, तो फिर डेरिवेशन एंड हो जाएगी। अच्छा जी, अब देखें मैंने क्या किया कि मैंने फ्रिंज शिफ्ट किए और डिस्टेंस कितना मूव किया, मिरर को मैंने डिस्टेंस मूव किया डी। मिरर मूवेबल मिरर यहाँ से मूव होकर कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। मैंने यहाँ से फ्रिंज का डिस्टेंस मूव किया, जिससे हुआ क्या, ये मूवेबल मिरर यहाँ से मूव होकर इधर आ गया। और उससे हुआ क्या, जो उसका पैटर्न बन रहा था पहले ये और फिर ये दोनों ब्राइट है, मान लें क्या है ब्राइट, तो ये वाला ब्राइट इधर आ गया और जो इधर वाला था वो इधर आ गया। ये सूरत हाल होगी। तो इसके लिए मैंने स्फेरोमीटर में डिस्टेंस कितना मूव किया, डी। जब मैंने डी डिस्टेंस मूव किया तो लाइट रे ने कितना डिस्टेंस मूव किया, लेकिन डी डिस्टेंस मैंने मूव किया किसको, इस मिरर को। लेकिन लाइट रे ने कितना डिस्टेंस मूव किया, लाइट रे ऊपर गई, जाने का डिस्टेंस कितना हो गया, डी। फिर वापस भी तो आई, वापस आने का डिस्टेंस भी कितना हो गया, डी। तो लाइट ने टोटल एडिशनल डिस्टेंस कितना कवर किया, 2D। यानी लाइट का पार्ट डिफरेंस कितना बना यहाँ पर, टू डी। कितना बना, 2D। और हमें उस पर इंटरफेरेंस कौन सा मिल रहा है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव। तो क्या हो जाएगा कि व्हेन लाइट मूव डिस्टेंस 2D so डिस्टेंस यानी पार्ट डिफरेंस कितना है बेटा यहाँ पे, 2D के बराबर है। और हमें पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होता है, एम लैम्डा के। तो 2D किसके बराबर आ गया,
एम लैम्डा के डी किसके बराबर आ गया, एम लैम्डा बाई डी 2। तो यहाँ से आप वेवलेंथ निकाल सकती हैं लाइट की कि 2d अपॉन एम, और एम यहाँ किसको बताता है, नंबर Zero. ऑफ फ्रिंजेस को शिफ्टेड। जितने भी आप फ्रिंज शिफ्ट करेंगे, 1 करें, 10 करें, 15 करें, 20 करें, 50 करें, उसको बताएं। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 2 3 इन्फाइनाइट तक जाती होती है। तो यहाँ पे m का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट। d का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस मूव बाय स्फेरोमीटर। क्लियर है बात? जी सर। ठीक है जी। If initially we have a bright fringe and we move mirror M2 ring to disappear and then appear a bright ring. Bright ring लाएंगे तो कितना डिस्टेंस मूव करेगा वो, 2d, और उस पर जो इंटीग्रल मल्टीपल कितना आएगा, लैम्डा बाई 2 आएगा। तो उसको इस तरह से कर लें या इस तरह से कर लें, मर्जी है बेटा कि 2d बराबर किसके आया, एम लैम्डा। क्लियर है? कल इंशाल्लाह फिर मैं आपको डायफ्रैक्शन पढ़ाऊँगा, फिर हम थिन फिल्म इंटरफेरेंस पे आ जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। ठीक है सर। चलिए।